एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पर जो इसका नाम है, ये चैप्टर का नाम है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो इन्हीं दोनों चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहली चीज जो है वो है चेंजेस। तो चेंजेस का मतलब क्या है? यहाँ पर जो चेंजेस है दैट इज बदलाव। तो किसी चीज में अगर चेंज हो रहा है तो मतलब वहां पर कुछ बदलाव आ रहा है। ठीक है, ये जो बदलाव है, ये जो चेंजेस हैं, ये हमारे आसपास हर वक्त हर जगह होते रहते हैं। अगर आप इन पर ध्यान देंगे तभी आपको इनका पता चलेगा। जैसे कि अगर मैं कहूं, आपके पास में पानी है, पानी के अंदर डाल दो चीनी। ठीक है, चीनी पहले आपके पास में कुछ इस तरीके से आपको दिख रही थी अपनी आंखों से। ठीक है, जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे, इसको डिसॉल्व करोगे, घोलना स्टार्ट करोगे इसको, उसके बाद में चीनी इसके अंदर पूरी घुल जाएगी, तब वो चीनी आपको उस तरीके से दिखाई नहीं देगी। पहले आप उसको देख पा रहे थे, लेकिन उसको घोलने के बाद वो आपको नहीं दिखती है। तो यहाँ पर भी चेंज हुआ है। कैसे? पहले हम इसको देख पा रहे थे और बाद में हमको नहीं दिख रही है, क्योंकि उसका एक पूरा होमोजेनियस सोल्यूशन बन गया है। अब इसका मतलब क्या है कि पहले आप इसको देख पा रहे थे तो इसका साइज बड़ा था, तभी तो वो दिख रही थी। अब इसके अंदर डिसॉल्व करने के बाद, उसके घुलने के बाद उसका साइज इतना छोटा हो गया कि उसको हम नहीं देख पाते हैं। चीनी अब भी सोल्यूशन के अंदर ही है, लेकिन उसका साइज इतना छोटा है कि हम उसको नहीं देख पा रहे। तो ये भी मेरा एक चेंज कहलाता है। ये क्या है? मेरा एक चेंज है, कुछ बदलाव हुआ है। इसी तरीके से देख लो, अब ये एक रबर बैंड है। ठीक है, इसका साइज देख रहे हो कितना है? अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूं तो अब इसका साइज कितना है? तो ये भी मेरा क्या कहलाता है? चेंज। इन सभी चीजों को हम बदलाव कहते हैं। ठीक है, ये हमारे आसपास हर वक्त होती हैं, जरूरत है तो हमें इस पर ध्यान देने की। ठीक है, तो ये जो हमारे चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस को जो है ब्रॉडली कैटेगरी कर रहा है दो चीजों में। तो इनकी आप दो ही कैटेगरी देखोगे, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम यही है, फिजिकल और सिर्फ केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहला जो आप पढ़ोगे वो होगा फिजिकल चेंज, और दूसरा जो पढ़ोगे वो होगा केमिकल चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर फिजिकल चेंज पढ़ेंगे और दूसरी बार में हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल चेंज पढ़ेंगे। तो मेरे को यहाँ पर कोई आदत नहीं है इसका रट्टा लगाने की। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ो और 2-3 एग्जांपल याद कर लो, इस तरीके से यहाँ पे नहीं पढ़ा जाता है। यहाँ पर मेरे को कॉन्सेप्ट समझाने की आदत है। तो पहले हम समझेंगे, फिर आएंगे इसकी डेफिनेशन और इन सब पे, क्योंकि उससे पहले ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो अगर आप एक्टिविटी 6.1 में देखोगे बुक में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि एक पीस ऑफ पेपर लेना है और उसको कट कर लेना है 4 स्क्वायर पीसेज में। ठीक है, तो हम इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से उसने कट करने के लिए गया। अब कहा है कि जो हर एक पीस हमने कट किया है, अब उसको फर्दर 4 पीसेस में कट कर लेना है। तो हम हर एक पीस के अब 4 स्क्वायर पीसेस कर लेते हैं। तो देखो, इसके स्क्वायर पीस करने के बाद मान लो कुछ इस तरीके से हमारे पास में आ गया है। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट नहीं कट किया है, मैंने जस्ट अप्रोक्सीमेटली कट करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप हर एक पीस को इस तरीके से कट कर लोगे, ठीक है, तो मैंने एक ही पीस को ऐसे कट कर लिया है। अगर आप ऐसे सारे पीस को 4-4 स्क्वायर पीस में कट कर लोगे और आप इनको फ्लोर के ऊपर ऐसे रख के देखोगे, जैसे ही मेरे पास में पहले पेपर था एग्जैक्ट बिल्कुल वैसे ही बनाना चाहोगे, तो आप देखोगे कि आप इनको ज्वाइन करने के बाद में भी एग्जैक्ट वैसा ओरिजिनल नहीं बना सकते जैसे ये पहले था। हालांकि इसके जो साइज है, इसके साइज में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये चेंज होता है, इस टाइप के चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया है। तो मेरा जो ये पेपर है, ये पेपर ही रहा है। ठीक है ना, ये बदल थोड़ा गया है तो अब भी ये पेपर ही। तो यहाँ पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी ये फिजिकल चेंज है। और यहाँ पर ये जो चेंज होता है ये रिवर्सिबल नहीं होता है, यानी कि हम वापस से इसको ओरिजिनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसा ये पहले था हम इसको वहां पर नहीं लेके जा सकते। ये एक बार कट गया तो कट गया। तो ये वाली जो एक्टिविटी है आपकी बुक के अंदर दिखाई हुई है, ये बताती है कि हमारे जो ये चेंज है, ये जो हमारा हो रहा है, ये फिजिकल चेंज आता है। तो ये था हमारा एक फिजिकल चेंज। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने इस तरीके से पेपर लिया था, ये मेरा ओरिजिनल पेपर था।
उसके बाद में कटने के बाद में जब उसके पीस पीस हो जाएंगे तो वो मेरा एक ओरिजिनल पेपर नहीं दे पाएगा बाद में, ठीक है। तो जो मेरा कट चुका है पेपर वो वापस से जुड़ के इतना तो बन नहीं जाएगा, अगर आप उसको जोड़ भी दोगे तब भी वो ओरिजिनल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये जो हमारी फिजिकल प्रोसेस है, एक तो हम इसको वापस से पीछे नहीं ले जा सकते हैं, यानी उस स्टेट में नहीं ले जा सकते हैं जैसे ये मेरी पहले थी, ठीक है। तो ये मेरा एक फिजिकल चेंज होता है। तो इस टाइप का जो एग्जांपल है ये मेरा एक फिजिकल चेंज के अंदर आएगा। यहाँ पर जो मेरा कटा हुआ पेपर है वो ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा वापस से, ठीक है। एग्जैक्ट ये चीज मेरे को नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो इस चीज को हम बोल देते हैं कि रिवर्सिबल नहीं है, यानी हम इसको वापस से रिवर्स करके इस स्टेट में नहीं ला सकते हैं। हालांकि ये मेरा फिजिकल चेंज अब भी है। क्यों है? क्योंकि इसके साइज में चेंज आया है। तो यहाँ पर जो है चेंज किस चीज का है, हम फिजिकल चेंज तो बोल रहे हैं लेकिन चेंज किस में है? चेंज है साइज में। सो इस एग्जांपल में जो हमने देखा इसमें हमारा था साइज के अंदर चेंज। अब ऐसा ही आप एक एग्जांपल और देख सकते हो, आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ होगा, यहाँ पर आपको देख रखी होगी एक्टिविटी जो है आपकी एक्टिविटी 6.3। अगर आप देखोगे तो वहां पर है कुछ इस तरीके से कि अगर मान लो अगर आपने क्यूब ली आइस की, ठीक है, आइस क्यूब लोगे, आइस क्यूब को अगर आप बाहर रख दोगे या फिर सन में रख दोगे, ठीक है, तो अगर आप उसको धूप में रख दोगे तो वो पिघलने स्टार्ट हो जाएगी, पूरी पिघल जाएगी। तो पहले जो आइस क्यूब थी मेरे पास में वो पूरी सॉलिड थी, ठीक है, तो वो पहले सॉलिड में थी, उसे थोड़ी देर को बाहर रखोगे तो वो लिक्विड बन जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा पानी बन गया उसका, ये मेरी लिक्विड बन गई। अब फिर से उसी लिक्विड को एज इट इज उठा के फ्रीजर में डाल दो, तो इसको जब आप फ्रीजर में डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगी? कूल, फिर से ठंडी हो जाएगी और फिर से इसकी बर्फ जम जाएगी एज इट इज, ठीक है। जैसे ये होगी ना एज इट इज का पूरा से बर्फ बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो आपने सॉलिड ली थी वो लिक्विड में चेंज हो गई और लिक्विड से वो फिर से सॉलिड में चेंज हो गई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज आ रहा है फॉर्म में, यानी पहले वो सॉलिड में थी फिर वो लिक्विड में गई, या फिर लिक्विड से आप कह सकते हो वो सॉलिड में जा रही है। तो यहाँ पर जो है वाटर अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी फॉर्म जो है वो चेंज होती है। इस जगह पर क्या हो रहा है, हमारा साइज चेंज हो रहा है। तो ये हमारी थी दो एक्टिविटीज, एक में हमारे पास में साइज चेंज हो रहा था और दूसरी में हमारे पास में शेप चेंज हो रही थी, कभी सॉलिड है कभी लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं इसकी थर्ड एक्टिविटी। तो अगर आप इस तरीके का एक चाकू लेंगे और इसको हीट करेंगे फ्लेम के ऊपर, इसके एक एंड को अगर आप हीट करेंगे कुछ मिनट्स के लिए तो ये थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो ये लाल रंग का हो जाएगा। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है, आप इसे घर पर बिल्कुल भी करके ना देखें। अभी देखिए बिल्कुल लाल हो चुका है और फ्लेम हटाते ही ये वापस से नॉर्मल कलर में आ जाएगा। तो इस टाइप का भी जो चेंज है ये हमारा फिजिकल चेंज आता है, क्योंकि यहाँ पर कलर में चेंज आ रहा है। तो इस एक्टिविटी में हमने देखा कि यहाँ पर जो है कलर के अंदर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी फिजिकल चेंज है और किसके अंदर चेंज हो रहा है? कलर में। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी थी उसके अंदर हमने देखा कि साइज में चेंज हो रहा था, पेपर का साइज चेंज हो रहा था, ठीक है। हालांकि हम उसको रिवर्सिबल नहीं बोल सकते हैं, तब भी वो हमारा फिजिकल चेंज के अंदर ही आता है, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर एक पॉइंट बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग फिजिकल चेंज के अंदर ही आएंगी सभी चीजें, ठीक है। अभी उसके बाद में हमने देखा यहाँ पर क्या, आइस को हम मेल्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारी फिजिकल फॉर्म चेंज हो रही थी, और जो हमने नाइफ को इसके अंदर हीट किया था वहां पर हमारा कलर चेंज हो रहा था। तो ये सारे ही हमारे फिजिकल चेंजेस हैं, ठीक है। तो 10 प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर और उसका स्टेट, ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं, शेप, साइज, कलर और स्टेट, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो मेरी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, अगर इनके अंदर कोई भी चेंज आता है तो उस चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है। यहीं पर यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मेरा कोई ऐसा चेंज होगा जिसके अंदर उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही चेंज आएगा, तो उस चेंज को हम बोल देते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए शेप, साइज, कलर या स्टेट। अगर इनके अंदर चेंज आता है तो वो आएगा फिजिकल चेंज के अंदर। अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है
कि जो हमारी फिजिकल चेंजेस होते हैं ये जनरली होते हैं रिवर्सिबल। तो आपको यहाँ पर रिवर्सिबल पर ध्यान देना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखनी है जो कि मेरी है जनरली। तो यहाँ पर मैंने बोला है जनरली, जनरली का मतलब होता है आमतौर पे। तो यहाँ पर जो इसके चेंजेस हैं वो जनरली रिवर्सिबल होते हैं, बट इसमें कंडीशन है कि सारे के सारे चेंजेस रिवर्सिबल हो, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए जो हमने पेपर को कट किया था वो मेरा फिजिकल चेंज है, लेकिन हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मेरा एक फिजिकल चेंज हुआ, हालांकि हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, तब भी वो मेरा फिजिकल चेंज ही कहलाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक जो चीज है वो आपको याद रखनी है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज आ रहा होगा तभी वो मेरा फिजिकल चेंज कहलाया जाएगा, ठीक है। और जो मेरा रिवर्सिबल चेंज होता है उसको हम फिजिकल चेंज बोल सकते हैं। जनरली यहाँ पर आपको यूज करना है। तो आपका जो फिजिकल चेंज है वो जनरली रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन रिवर्सिबल ही हो ये जरूरी नहीं है। और दूसरी चीज भी आपको यहाँ पर ये याद रखनी है, एक तो रिवर्सिबल का पॉइंट हुआ, और जो दूसरी चीज है वो है कि यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो है इसकी डेफिनेशन के अलावा दो और पॉइंट्स हैं, एक है जनरली रिवर्सिबल और जो दूसरा पॉइंट है दैट इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है इसके अंदर। अब जो हमने पेपर को कट किया तो वो रहा तो पेपर ही, संतरा थोड़ी बन गया, तो वो पेपर ही रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा उससे, ठीक है। जो हमने पानी को हीट किया तो वो मेरा लिक्विड फॉर्म में आ गया, लेकिन रहा तो पानी ही, उसका कोई शिकंजी थोड़ी बन गई। तो वो जो है मेरा सब्सटेंस सेम रहता है, ठीक है, कोई नया सब्सटेंस उसमें बन के नहीं आता है। तो मेरा चेंज भी हो गया, लेकिन सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज किस तरीके का होगा, या तो उसकी कोई शेप बदल जाएगी, साइज बदल जाएगा, कोई कलर बदल जाएगा, या उसकी स्टेट बदल जाएगी। स्टेट का मतलब यहाँ से है फिजिकल स्टेट से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो ये पूरा है फिजिकल चेंजेस के बारे में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फिजिकल चेंज का मतलब है शेप, साइज, कलर और स्टेट के अंदर कोई चेंज आना चाहिए। अब इसे समझने के लिए आपने वो एक्टिविटीज देख ही ली है, तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि रिवर्सिबल याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है जनरली रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सारे ही चेंजेस जो होंगे वो मेरे फिजिकल चेंज हैं, लेकिन वो जनरली रिवर्सिबल हैं, ये नहीं कि वो रिवर्सिबल होगा ही होगा। तो यहाँ पर रिवर्सिबल हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पर है कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, और इसी का जस्ट ऑपोजिट कर दोगे तो वो केमिकल चेंज के अंदर आता है। तो अब हम देख लेते हैं केमिकल चेंजेस के बारे में। तो अब हम पढ़ लेते हैं केमिकल चेंजेस के बारे में। तो अगर आपने देखा होगा जो हमारे बहुत पुराने सामान हो जाते हैं, जो भी हमारे लोहे के सामान पड़े हुए होते हैं, जैसे कि घर की छतों पे रखे हुए रहते हैं, रेलिंग्स हो गई, चेयर्स हो गई, कोई भी ऐसा आइटम जो हमारा लोहे से बना हुआ होता है, आयरन से बना हुआ होता है, वो काफी टाइम तक ऐसे खुले में रखे रहने के बाद में आप देखोगे कि उसके ऊपर ना ब्राउन ब्राउन कलर की ऐसे लेयर सी बनने लग जाती है। तो वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो जंग लगने की वजह से उस पर क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है, जिसको हम रस्ट भी बोल देते हैं। रस्ट का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है ना। तो लोहे के आइटम्स जो होते हैं उनपे जंग लग जाता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो पार्क्स वगैरह के गेट होते हैं, हाँ वही लोहे के गेट जो बने हुए रहते हैं, बेंचेस बने हुए रहते हैं, वो सब भी क्या होते हैं, जंग खा जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो आपके किचन में इस तरीके से तवा होता है, ठीक है, तवे के ऊपर जो रोटी बनती है, तो जब तवे को हम साफ कर देते हैं तो उसके बाद में वो गीला रहता है। तो जो वेट तवा है, जो मेरा गीला तवा है, अगर आप उसको ऐसे रखा छोड़ दोगे, थोड़ी देर बाद आप उसको आके देखोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ना हल्का हल्का उसके ऊपर ब्राउनिश लेयर दिखेगी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हल्का हल्का रस्ट लग चुका है। रस्ट का मतलब है जंग लग गया उसके ऊपर। तो आप उसको साफ करके देखोगे तो आपके हाथ पे जंग लग के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग। तो अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, ठीक है। क्यों जमती है, क्योंकि या तो वो पानी के कांटेक्ट में आया होता है, या तो वहां पर बहुत पानी होगा, ठीक है, बार बार पानी लगने की वजह से, या फिर वो क्या होता है ऑक्सीजन से भी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास में जो एटमॉस्फेयर है हमारे आसपास में, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आने पर भी जो हमारा लोहा पड़ा हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, जंग खाने लग जाता है और उसके ऊपर ब्राउनिश लेयर जमनी शुरू हो जाती है। तो ये जो हमारा रस्ट है, ये रस्ट जो है ये आयरन से डिफरेंट है, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज नहीं है। रस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन। रस्ट तो वो है जो हमारा आयरन यानी लोहे के ऊपर जमता है आके, ठीक है। तो रस्ट अलग है, आयरन अलग है।
तो रस्ट हमारा लोहे के ऊपर आके ऐसे जम जाता है पूरा इस तरीके से। तो इस रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम एक प्रोसेस भी करते हैं जो हम इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही बताना था। तो ये जो हमारी चीजें हैं ना, ये सब भी हमारी आती है केमिकल चेंजेस के अंदर। ठीक है, ये हमारा केमिकल चेंज का एक एग्जांपल है। तो इसके अंदर एक्टिविटी 6.6 में वहां पर लिखा हुआ है कि जो मैग्नीशियम रिबन है या फिर जो मैग्नीशियम की स्ट्रिप है, मैग्नीशियम को मैं यहाँ पर Mg लिख रही हूँ, ये इसका सिंबल होता है Mg। ठीक है, तो Mg इज मैग्नीशियम। अगर आप उसकी स्ट्रिप लोगे या फिर कोई रिबन लोगे, ठीक है, तो उसको आपको पहले सैंड पेपर से अच्छे से रब करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको उसे हीट करना है इस तरीके के फ्लेम पे या फिर बर्नर पे। तो आप इसको हीट करोगे, किससे पकड़ोगे? पेयर ऑफ टोंग से। तो आपको उसको टोंग से पकड़ के इस पे हीट करना है, और हीट करने में हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग हो रही है। तो ठीक है, तो मेरा जो मैग्नीशियम है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मैग्नीशियम इज Mg। ठीक है, और उसको हम हीटिंग कर रहे हैं, मतलब वो हवा में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ में रिएक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन को लिखते हैं O2। तो इससे रिएक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पर जैसे ही आप उसको हीट करना स्टार्ट करोगे तो आपके पास में एकदम चमकदार व्हाइट कलर की ऐसे लाइट आने लगेगी। ठीक है, जो आंखों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, तो उसको ऐसे देखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको लाइट पूरी ऐसे दिखेगी, व्हाइट कलर की बहुत ज्यादा ब्रिलियंट लाइट होगी। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपके पास में से चाइना डिश है, तो यहाँ से क्या होता है, हमारे पास में ऐश मिलनी शुरू हो जाती है। इससे जलने के बाद हमें एक पाउडरी ऐश मिलती है, विच इज जो हमें न्यू सब्सटेंस यहाँ पर मिलता है वो क्या होता है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर इसका स्पेलिंग हो जाएगी मैग्नीशियम और ऑक्साइड, OXIDE। ठीक है, तो मैंने मैग्नीशियम लिया, उसको जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जलेगा। जलने के बाद मेरे को एक नया सब्सटेंस मिल जाता है जो मेरे पास में ऐश होती है, पाउडरी ऐश। ठीक है, यहाँ पर वो मिल जाएगी, और इसी का नाम क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैंने बंद किया है ना, तो उसका मेरे को एक ऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पर जो है इसकी रिएक्शन के बाद मेरे को एक नया सब्सटेंस मिल रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज के अंदर पॉइंट टू बी नोटेड, केमिकल चेंज में a new substance is formed, a new substance is formed। ठीक है, तो फिजिकल चेंज के अंदर मैंने तभी यहां पर बोला था कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, जो चीज है वो वही रहेगी। ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर जैसे ही मेरा यहाँ पर ये से रिएक्ट कर रहा है, तो उसके बाद में मेरे को एक नया सब्सटेंस मिल रहा है विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि हमारा कोई केमिकल चेंज हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इसी के आगे अगर आप अपनी बुक्स के अंदर देखोगे तो वहां पर वो इसके बाद में भी कुछ कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि अगर जो हमारे पास में पाउडरी सब्सटेंस बन के आ रहा है, जो हमारा न्यू सब्सटेंस है विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, अगर इसका आप एक सोल्यूशन बनाओगे, एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर में इसको मिक्स कर दोगे, इस ऐश को डाल दोगे, ठीक है, तो हमारी ऐश तो ये है, तो हम इसको रिएक्शंस की फॉर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में ये ऐश है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो कह रहा है कि इसको पानी में डाल देते हैं, तो लिख देते हैं H2O। अब वो कह रहा है इससे रिएक्ट करने के बाद में मेरे पास में जो सोल्यूशन आएगा वो रेड लिटमस टू ब्लू को चेंज करेगा या फिर ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि वो सोल्यूशन मेरा एसिडिक है कि बेसिक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें एक चीज पता होनी चाहिए, जो मेरा एसिड होता है, जो मेरे एसिड्स होते हैं वो ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं। तो मतलब मेरे को सोल्यूशन कैसा मिलेगा, रेड में मिलेगा। ठीक है ना, तो ब्लू से रेड में चेंज करेगा वो लिटमस पेपर को। अगर आप लिटमस पेपर यूज कर रहे हैं तब इसी का उल्टा बेस करता है। अगर जो मेरा सोल्यूशन है वो बेसिक है तो लिटमस पेपर को उसके अंदर डाल दोगे तो वो आपके पास में रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, तो हम दोनों ही लिटमस पेपर उसके अंदर डालकर देखेंगे एसिडिक है कि बेसिक है। तो यहाँ पर ये जो मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड है और वाटर है, ये दोनों मेरे को रिएक्ट करके दे देते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के लिए
हम यहाँ पर लिखेंगे OH का होल ट्वाइस। ये इसका पूरा फॉर्मूला हो गया, मैग्नीशियम और ये हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और चैप्टर 5 के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक। तो यहाँ पर जब ये मेरा बेसिक मिलेगा मेरे को सोल्यूशन, तो बेसिक सोल्यूशन क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है। तो जब आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ऐसे सोल्यूशन लोगे, कोई बीकर है उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बन गया है, अब इसके अंदर मैंने डाल दिया यहाँ पर एक लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर था लाल रंग का, रेड कलर का, और जैसे इसके अंदर डालोगे तो आप 1 सेकंड के बाद देखोगे तो ये ब्लू में चेंज हो गया होगा। तो इसका मतलब जो मेरा सोल्यूशन था वो बेसिक था। तो ये हमारा उन क्वेश्चंस का आंसर हो जाता है जो आपकी बुक के अंदर पूछे गए हैं। तो रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा, और जो मेरा ब्लू लिटमस है वो एज इट इज पड़ा रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन जो है वो सिर्फ बेसिक का है, तो सिर्फ आपको बेसिक के लिए ही वो दिखाएगा टेस्ट, ठीक है ना। तो रेड से ब्लू में यहाँ पर लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा, और जो सोल्यूशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वो है बेसिक सोल्यूशन। तो अब हमारी है नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर आप देखोगे तो वहां पर दिया हुआ है कि आपके पास में कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से डायग्राम देख लेते हैं। ये मेरे पास में एक बीकर है, यहाँ पर मैंने एक सोल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का और उसके अंदर डाल दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर मेरे पास में कॉपर सल्फेट है और थोड़ा सा हम उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखना क्या है कि यहाँ पर जो मेरे पास में सोल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का मिलता है। तो कॉपर सल्फेट का जब हम सोल्यूशन बना लेंगे तो मेरे पास में ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा, लाइट ब्लू कलर का, ठीक है। जब इस तरीके का मेरे पास में सोल्यूशन होगा, अब इसके अंदर हम डालेंगे आयरन की नेल्स, या फिर ब्लेड भी देख सकते हो डाल के। तो यहाँ पर अगर मेरे पास में आयरन की नेल्स हम उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो मैंने लोहे की कील उसमें डाली। अब लगभग आधे घंटे बाद आप देखोगे, दिस इज हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद देखोगे तो सोल्यूशन आपको दिखेगा। यहाँ पर ये कील मेरी ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, और कीलों के ऊपर आपको दिखेगा ब्राउन कलर का पीपीटी, मतलब कीले जैसी डाली थी वैसे नहीं, उनके ऊपर कुछ ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट सा जम गया है। और जो मेरा सोल्यूशन है अब वो ब्लू कलर का नहीं रहा, अब वो कैसा बन गया, ग्रीन कलर का। तो सोल्यूशन का कलर भी बदल गया, और जो मेरी नेल्स थी, जो मेरी कील थी, उनके ऊपर भी ब्राउन प्रेसिपिटेट जम गया। तो यहाँ पर ऐसा क्या रिएक्शन हुई है, तो देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या। तो मैंने लिया था कॉपर सल्फेट, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, ये डाला था मैंने इसका सोल्यूशन बनाने के लिए, सिर्फ इसका कोई वैसे रोल नहीं था, ठीक है। यहाँ पर ये सिर्फ सोल्यूशन जब बनता है तब हम इसको डालते हैं। अभी देखो मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ ब्लू, क्योंकि ये ब्लू कलर का था। अब इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में मैंने क्या डाला, आयरन की नेल्स, आयरन इज Fe, तो आयरन होता है Fe। अब इन दोनों में ऐसा क्या हुआ कि मेरे सोल्यूशन का कलर बदल गया, उसके ऊपर ब्राउन पीपीटी आ गया। यहाँ पर क्या हुआ है, ये कॉपर को हटा के इसकी जगह पर आयरन आ गया है। तो कॉपर को हटाएगा तो कॉपर की जगह पर लग जाएगा आयरन, तो बनेगा FeSO4, ठीक है। और प्लस का अब जो कॉपर था ये अकेला रह गया, तो यहाँ पर मिल जाएगा सिर्फ कॉपर, ठीक है। तो अब मेरा जो सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का जो मेरा ब्लू कलर था उसका ना बन के अब सोल्यूशन किसका है, फेरस सल्फेट का, विच इज ग्रीन इन कलर, ठीक है। इसीलिए जो मेरा सोल्यूशन का कलर है वो आया है ग्रीन कलर का। और जो यहाँ पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है, अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वो हुआ है नेल्स के ऊपर, जो नेल्स के ऊपर ब्राउन पीपीटी डिपॉजिट हो गया है। तो यहाँ पर ये जो सब्सटेंस है दैट इज ब्राउन। तो हुआ क्या, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, आयरन डाला तो आयरन सल्फेट बन गया, यानी कि फेरस सल्फेट बन गया, ठीक है। तो मतलब आयरन को मैं बोल रही हूँ Fe यहाँ पे, तो FeSO4 बन गया, कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया तो कॉपर अलग बन गया, वो मेरा एक न्यू सब्सटेंस था। तो इस टाइप की रिएक्शन को भी हम बोलते हैं केमिकल चेंज। तो यहाँ पर भी क्योंकि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है इसीलिए ये मेरा एक केमिकल चेंज है। अब देखो एक्टिविटी नेक्स्ट। अब इससे नेक्स्ट एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो आपके पास में कुछ इस तरीके से जो है ऐसे टेस्ट ट्यूब से दिखा रखी है, ठीक है। इस वाले में हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने लिया है एक विनेगर, एक तो हमने यहाँ पर विनेगर लिया है। विनेगर होता है एसिटिक
एसिड। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पर डाला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर इन दोनों के डालने के बाद कुछ ऐसी रिएक्शन होगी कि यहाँ से हमारी ये गैस निकलेगी और उसको हम यहाँ पर पास कराएंगे। ठीक है, इसी के थ्रू। और यहाँ पर हमने ले रखा होगा लाइम वाटर। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वहां पे सोल्यूशन होगा। अब देखो यहाँ पर हमने एक विनेगर लिया है और एक बेकिंग सोडा लिया है। तो यहाँ पर विनेगर और बेकिंग सोडा, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बेकिंग सोडा। ठीक है, ये दोनों हमें मिलकर दे देते हैं एक गैस जो कि मेरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस उसके अलावा अदर सब्सटेंसेस मिलेंगे हमें, मतलब है इस CO2 से। तो विनेगर यानी सिरके से और इस बेकिंग सोडा से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, इन दोनों की रिएक्शन के बाद यहाँ से एक गैस बनेगी। ठीक है, यहाँ से जो गैस बनेगी मेरी CO2 होगी, उसको हम इधर से पास कराएंगे इस सोल्यूशन के अंदर। CO2 गैस को जब हम पास कराएंगे लाइम वाटर से, तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड टेस्ट भी होता है कि मान लो अगर मैं कोई टेस्ट कर रही हूँ तो मेरे पास में गैस निकल रही है, तो वो जो गैस निकल रही है मेरे को उसको टेस्ट करना है कि ये कौन सी गैस है। तो हो सकता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक सेपरेट टेस्ट है जिसको हम बोल देते हैं लाइम वाटर टेस्ट। तो अगर वो मेरी जो गैस निकल रही होगी वो CO2 होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं बाई पासिंग थ्रू लाइम वाटर। तो लाइम वाटर में से जैसे ही उसको पास कराओगे तो देखोगे कि लाइम वाटर एकदम मिल्की हो गया है, एकदम दूध जैसा उसका रंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी CO2 गैस निकल रही है उसको हमने यहाँ पर पास कराया, इस तरीके से बबल्स आएंगे। ठीक है, और जो हमारा लाइम वाटर है वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, क्योंकि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। न्यू सब्सटेंस यहाँ पे कैसे फॉर्म हो रहा है और वो वहां पर मिल्की भी कैसे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने CO2 उसमें पास की थी, CO2 था और लाइम वाटर था। तो लाइम वाटर का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। मैंने बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो मतलब CaOH होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला आपकी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ होगा। ठीक है, दिस इज लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करोगे तो आपके पास में मिल्की बन जाता है सोल्यूशन, विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि उसमें बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और वो होता है व्हाइट कलर का। तो यहाँ पर आपको इसलिए मिल्की सोल्यूशन मिल जाता है, प्लस का यहाँ पर बन जाएगा वाटर। ठीक है, तो क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो मिल्की हो जाता है। तो इसीलिए मेरे पास में इनके रिएक्शन के बाद एक न्यू सब्सटेंस बना, जब हमने इसमें से पास किया तो मिल्की हो गया, एक नया सब्सटेंस बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्की हो रहा है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, इसीलिए ये मेरी केमिकल रिएक्शन है। तो अभी तक आपने सारी एक्टिविटीज समझ ली होंगी। तो अभी हमने इसमें क्या देखा है, केमिकल चेंजेस के अंदर एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा था सभी केसेस के अंदर। तो यहाँ से ही हमारे पास में इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि a change in which one or more new substances formed is called a chemical change। और ये तो हमको पहले से ही पता है क्योंकि पहले हमने एक्टिविटीज देख ली हैं। सभी एक्टिविटीज के अंदर हमारे पास में एक नया सब्सटेंस बन के आ रहा था, तो उसी को हम क्या बोल रहे थे, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो वो चेंज जिसके अंदर मेरा एक या उससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस बन के आ रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, अब इसी तरीके से इसके अंदर एग्जांपल हो सकता है, आयरन का जो ओर होता है उससे हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं विद केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो केमिकल चेंज को ही हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस। हमारी जो दवाइयां बनती हैं वो भी किससे बनती हैं, केमिकल रिएक्शन से। इसी तरीके से प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, वो सब भी किससे बनते हैं, केमिकल रिएक्शन से। इसके अलावा एक पॉइंट और है, किसी भी सब्सटेंस का बर्निंग, जलना, वो भी हमारा एक केमिकल चेंज ही कहलाता है। मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है कुछ वहां पे, किसी भी सब्सटेंस का हो, चाहे कोल जल रहा हो, चाहे कुछ और चीज का बोले। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, क्योंकि
क्योंकि जब हम बर्निंग करेंगे उस सब्सटेंस की तो हमारे पास में कुछ गैसेस भी निकलती हैं, कुछ और सब्सटेंस बन सकता है, या फिर उससे भी हमारे पास में ऐश बन सकती है, राख बन के आ सकती है। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद में अगर जो आपका खाना खाते हैं वो फूड हमारा स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसके बाद में हमें उसमें से स्मेल आने लगती है, तो वो भी हमारा एक केमिकल चेंज है, ये भी हमारा एक केमिकल चेंज है। इसके अलावा जो पटाखे होते हैं, जो फायरवर्क्स हम दिवाली वगैरह पे जलाते हैं, तो उनके अंदर भी क्या होता है, केमिकल चेंज ही होता है, क्योंकि जैसे हम उनको बर्न करते हैं तो वहां पर हमारे पास में हीट निकलती है, लाइट निकलती है, साउंड निकलती है, और हमें अनप्लीजेंट स्मेल भी आती है, अजीब सी स्मेल होती है उनके अंदर। ठीक है, तो उन सभी चीजों को आप देख सकते हो, क्योंकि आप सूंघ रहे हो तो आपको स्मेल आ रही है, आप देख रहे हो उसमें से लाइट निकल रही है, आप अपनी बॉडी पे महसूस कर सकते हो कि उसमें से हीट निकल रही है, और आप अपने कानों से सुन सकते हो कि उसमें से साउंड आती है। ठीक है ना, तभी वो फटते हैं इस तरीके से। तो तभी वो जो हमारी केमिकल चेंज होते हैं, वो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं सबसे, उन सभी से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पल्यूट होता है। इसीलिए मना करते हैं कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए। और जो घर में आलू होते हैं, सेब है, इन सबको अगर आपने कभी काट के थोड़ी देर रख दिया होगा तो आपने देखा होगा जो आलू होता है वो थोड़ा थोड़ा काला होने लग जाता है। ऐसे ही जो सेब होता है, जो एप्पल होता है, उसको काट के रख देते हैं तो वो एकदम व्हाइट वैसा नहीं रहता जैसे वो पहले था, उसमें भी काला काला सा होने लग जाता है। तो वो भी हमारा एक केमिकल चेंज है जो रखे रहने के साथ में होता रहता है। और इससे पिछले चैप्टर में ही आपने पढ़ चुके होंगे आप ये पहले, कि जो हमारा एसिड बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो भी हमारी एक केमिकल रिएक्शन ही कहलाती है। और इसके अलावा एक चीज और है, हम वो देख लेते हैं। अब बात करते हैं ओजोन की। तो हमारी अर्थ जो है, इसके ऊपर लगातार सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस तरीके से आती रहती हैं। मैंने इस तरीके से लिया है कि जो हमारी अर्थ है वो पास में है, सन बहुत दूर में, इसलिए वो मैंने इस तरीके से बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से सन से जो हमारे पास में हार्मफुल यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, उनसे ओजोन हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ओजोन जो है उन हार्मफुल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, अपने अंदर ले लेती है, और उसके बाद में वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, किसमें, ऑक्सीजन में। तो ये हमारी है केमिकल चेंज। तो इसको भी हम डाल सकते हैं केमिकल चेंज के अंदर। अगर हमारे यहाँ पे ये ओजोन लेयर नहीं होती तो जो डायरेक्टली हमारे जो यूवी रेस जो हमारी आ रही हैं वो डायरेक्टली अर्थ के सरफेस पे आ जाती, और सारी जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, सबको खत्म कर देती। और जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो डीएनए है वो डैमेज हो जाएगा, स्किन कैंसर के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो प्लांट्स वगैरह हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज भी हैं, वो सब भी मरने लग जाएंगे। तो जो हर्बीवोर्स उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे प्लांट्स वगैरह के ऊपर, वो भी मर जाएंगे, क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं बचेंगे तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे, हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो कोई फूड चेन नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद में जो ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स बचते हैं, तो उनके पास में भी जो फूड सप्लाई की जो चेन है वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो पूरा इकोसिस्टम है हमारा वो पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा, एंड दैट कैन इवन कोलैप्स। सो यहाँ पर हमारे पास में जो ओजोन की जो शील्ड है, ओजोन की जो लेयर है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर जो लाइफ का सर्वाइवल है वो ओजोन की वजह से है। ठीक है ना, तो ये हमारा था पूरा फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। तो यहाँ तक मेरे को लगता है आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।